स्वागत है। जन संवादी उत्सव के इस कार्यक्रम में इस सत्र के सहभागी भाई रेहान फैज साहब, जन संवादी इस कार्यक्रम के आयोजक और एक उत्साही पत्रकार और विचारवान व्यक्ति भाई अरविंद कुमार सिंह जी, हमारे बहुत पुराने समाजवादी साथी और संगठन के साथी भाई विजय नारायण जी, जयशंकर गुप्ता जी, रामधनी सिंह जी, राय साहब, निसार भाई, जयशंकर शर्मा जी, राज्यसभा टीवी के एक जमाने के नियंत्रक भाई राजेश बादल जी, सुधीर सक्सेना जी, सुमित जी, गोरखपुर से आए हुए हमारे साथी मनोज सिंह जी और की क्रांतिकारी पत्नी भाई पंकज चतुर्वेदी जी, अरविंद कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, बच्चों, जन संवादी का ये तीसरा आयोजन है और दूसरे आयोजन में भी मुझे आना था, परंतु कोरोना के कारण से उसमें हम भी नहीं पहुंच पा रहे, आयोजन भी नहीं हो पाया। उस समय कोरोना का प्रतिबंध था, लॉकडाउन हो गया था और तीव्र इच्छा थी कि आजमगढ़ की इस महान और क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करके आए हैं। वो इच्छा तब तो पूरी नहीं होकर आज पूरी हो पाई। अभी अरविंद जी इस धरती का इतिहास जब बता रहे थे तो इस धरती में विचार और क्रांति दोनों साथ साथ है। आजमगढ़ की धरती सभी के लिए बहुत पवित्र ऐतिहासिक धरती है, जिसका इतिहास भी है और जिसका भविष्य भी है। जहाँ साहित्य से लेकर संस्कृति तक, जहाँ शांति से लेकर क्रांति तक और जहाँ रचना से लेकर विध्वंस तक सभी शक्तियां मौजूद रही। तो इस धरती को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि इस विषय जो इन्होंने हमको दिया है, ये विषय बहुत गंभीर भी है और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। लोकतंत्र में तानाशाही। कभी हम लोग जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ते थे कि आग में पानी। अब लोकतंत्र का और तानाशाही क्या संबंध हो सकता है? ये अपने आप में एक बहुत विचारपूर्ण बात है। लोकतंत्र तो जनता के द्वारा चलाए जाने वाला, जनता के द्वारा चुना जाने वाली व्यवस्था है। लोकतंत्र तो एक आम राय से चलने वाली व्यवस्था है और तानाशाही एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता की व्यवस्था है। तो एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता की व्यवस्था क्या लोकतंत्र में हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? वो हो जाए तो उसके क्या निराकरण के तरीके हो? ये तीन सवाल हैं। तीन सवालों पर आज हमको विचार करना है। एक विचार के पर, सिद्धांत के तौर पर तो लोकतंत्र में कोई तानाशाही की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सही अर्थ में अगर कोई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब है एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था, एक जनतांत्रिक व्यवस्था। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण हृदय कर लेता है। हमने दुनिया में भी ऐसा देखा है, जहां यह घोषित रूप से हुआ है या कोई नीति के तौर पर हुआ है। आज रूस में या चीन में जहां साम्यवादी सरकारें हैं,
उनका जो मूल विचारक बताया जाता था, मार्क्स का विचार जो कहते थे, तो उसका अंतिम लक्ष्य तो स्टेटलेस सोसाइटी होता था, राज्यविहीन समाज होता था। पर जहां राज्यविहीन समाज होता था वहां आज सर्वसत्ता राज्य बन गया है। एक प्रकार से राज्य ही सब कुछ हो गया है। तो लोकतंत्र नहीं भाई, पर उन्होंने अल्पकाल के लिए सर्वहारा की तानाशाही को स्वीकार किया था। इसलिए वहां लोकतंत्र का नहीं होना थोड़ा बहुत आश्चर्य करता है। उनके लिए लोकतंत्र दूर की कौड़ी था और दूर की कौड़ी पकड़ में नहीं आता। पर दुनिया के जो ऐसे देश हैं जिन देशों में लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहा जा रहा है, आज उन देशों की स्थिति क्या है? 1786 में जब फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार आई, तो सरकार ने जो दायित्व तय किए थे, वहां जनता के दायित्व से पहले सरकार के दायित्व तय हुए। और सरकार का दायित्व था कि जो मानव के मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करना सरकार है। सरकार इसके लिए है, सरकार सरकार के लिए नहीं है, सरकार एक आम मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। ये फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रांस के बदलाव के मूल आधार था। इस ब्रिटेन के हम लोग उपनिवेश रहे। इस बीबीसी में हमारे रेहान फजल साहब काफी समय तक काम करते रहे। उस ब्रिटेन में भी एक परंपरा रही, लोकतंत्र की परंपरा। कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी संघर्ष हो, अगर सड़क रुकती नहीं है तो कोई पुलिस को रोकने का अधिकार नहीं है। हाँ, कोई पूरा जाम लग रहा हो तो एक बार रोक दे, वरना उसकी जा सकता नहीं। अमेरिका में एक नया दृष्टिकोण उभरा और वहां यह कहा गया कि अगर कोई सशस्त्र विद्रोह या वैसा विद्रोह नहीं होता है तो समाज को और व्यक्ति को अपने हर प्रकार की चीज को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो लोकतंत्र का मतलब एक अहिंसक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति का आपके पास अपूर्ण अधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप का अधिकार कोई राज्य को नहीं है। और नागरिक अधिकारों की जब चर्चा डॉक्टर लोहिया ने की, जब वो कांग्रेस पार्टी के जमाने के विदेश सचिव होते थे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नागरिक स्वाधीनता। तो दुनिया के तमाम लोकतंत्रों का अध्ययन करते हुए उन्होंने लिखा था कि नागरिक स्वाधीनता क्या है और नागरिक स्वाधीनता और राज्य के रिश्ते क्या है। तो लोहिया ने लिखा कि राज्य की उत्पत्ति के साथ और नागरिक अधिकारों का लगातार संघर्ष चलता रहा। यानी राज्य अपने आप में कहीं न कहीं नागरिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाली ही संस्था है। और शायद इसीलिए गांधी कहते हैं कि राज्य विहीन समाज चाहिए। व्यक्ति अपने आप में उन्नत हो कि वो अपना राज्य खुद कर सके। लोहिया की उस किताब की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और लोहिया ने उस किताब में नागरिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज लोकतंत्र की अवधारणाएं कुछ सिकुड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो उन्होंने डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और इस परिभाषा से लोकतंत्र कुछ सिकुड़ करके चुनाव तक पहुंच गया। पर लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है जो चुनाव की सीमाओं से लेकर आगे जाती है। चुनाव एक प्रक्रिया है, चुनाव से पैदा होने वाली व्यवस्था एक तंत्र है, पर लोकतंत्र एक मनाही की स्थिति भी है। और अगर लोकतंत्र में तानाशाही की कल्पना है, तानाशाही की चर्चा अरविंद कुमार सिंह करते हैं, विषय रखते हैं, तो कहीं न कहीं उस मस्तिष्क को गहराई से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि विचार के तौर पर लोकतंत्र से चुने हुए संस्था या व्यक्ति के दिमाग में भी तानाशाही के कीटाणु पनप सकते हैं। हमने दुनिया में देखा है कई स्थानों पर जहां लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं,
वहां चुनाव के बाद व्यक्ति तानाशाह हो गया। आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर कहने को तो चुनाव हो रहे हैं, परंतु वो वास्तव में चुनाव है इसके बारे में कहने में संदेह है और होना चाहिए। आज रूस में चुनाव हो तो चुनाव कौन लड़ता है? एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस पार्टी के वही लोग चुनाव लड़ेंगे जिनको तय कर दिया जाएगा। जो चुनाव को तय करेगा, सत्ताधीश तय करेगा, वो लड़ेंगे, जो नहीं तय करेगा वो जेल में रहेंगे। तो लोकतंत्र का जो अपभ्रंश है, लोकतंत्र का जो विकृत रूप है, वो भी आज दुनिया में उभर रहा है। और इससे लोकतंत्र में तानाशाही पैदा हो सकती है। और तानाशाही पैदा कैसे हो सकती है? वो कह के भी आ सकती है, बगैर कह भी आ सकती है। क्योंकि प्रतिबंध किस प्रकार के हैं? अभी रामादास सिंह जी का जो फोटो छपा है उसके नीचे लिखा था कि प्रथम मीसाबंदी। तो हमने विजय भाई से, विजय नारायण जी से कहा ये प्रथम मीसाबंदी क्यों लिखा इसमें? ये समय काल मुहूर्त कैसा तय हुआ है? अब जो मीसा का काल था, आपातकाल का काल था, वो एक लोकतंत्र का खात्मा था, लोकतंत्र नहीं थी, तानाशाही थी। जिसमें सरकार ने तमाम प्रकार के जो संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। हर बोली के लिए रोकने का प्रयास किया था, कलम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस की सेंसरशिप थी। हम लोग जेल में थे तो कहा जाता था ना अपील, ना वकील, ना दही, कुछ नहीं। पर जो सरकार कर रही थी वो सरकार खुल के काम रही थी, खुल के कर रही थी। तानाशाह नजर आ रहा था। तो व्यवस्था का तानाशाह अगर नजर आने लगता है तो फिर लड़ाई के तरीके, लड़ाई के रास्ते भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। पर व्यवस्था का तानाशाह अगर खुल के तो लोकतंत्र के नकाब लगाए हैं, पर दिमाग में कीड़ा जो है तानाशाही का पाला रहे तो इससे खतरनाक किसी को नहीं सकता। तो वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। और इसको पहचानने के तरीके क्या हो? पहचानने के तरीके हो सकते हैं कि हम लोग उन प्रतिबंधों को जाने के, वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं, प्रतिबंध क्या है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, और मुझे माफ करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट का घोर निंदक हूं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के करोड़ों की आस्था के लिए लाचारी का केंद्र राजा सुप्रीम कोर्ट है। पर सुप्रीम कोर्ट कोई धर्माचार्य उपदेशक तो नहीं कि रोज बैठ के भाषण दे और भाषण देके चला जाए। सुप्रीम कोर्ट का कार्य तो फैसला देना भी है ना। भारतीय संविधान ने जो शक्तियों का विभाजन किया है उसमें एक प्रकार से सर्वोच्च शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची हैं कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी आदेश को, असंवैधानिक काम को रोक सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 144 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये तो कह दिया, पर जिनने दुरुपयोग किया है उनके ऊपर क्या दंड लगाया? उन्हें दंडित क्यों नहीं किया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करता कि जिस सरकार ने बरात 144 थोप के नागरिक अधिकारों का हनन किया है वो सरकार असंवैधानिक सरकार, इसलिए इसको हम बर्खास्त करने का आदेश करते हैं कि सारे लोकतंत्र को नया, पर हर बात पर भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आम आदमी सोचता है कि पता नहीं क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल सलाह देने की या भाषण देने की संस्था नहीं है, ये संस्था कोई आदेश देने की संस्था है। आप निर्णय करिए, सिफारिश मत करिए, आप निर्णय करिए, उपदेश मत दीजिए। आपके हजार उपदेश बेकार है, पर एक निर्णय लोगों के लिए चेतावनी वाला हो सकता है। तो आप केवल चेतावनी देते रहते हैं। दूसरे मैंने कहा कि बस कर नहीं जाए। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की 144 को लेकर, पर हो क्या रहा है देश में? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों में हमको बोलने का, अभिव्यक्ति का, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है।
हम अहिंसक ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अधिकार हमको संविधान ने दिया हुआ है, पर क्या इस अधिकार का उपयोग कोई आम नागरिक कर पा रहा है? 144 के लगाने का अधिकार सरकारों को दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि कहीं पर कोई अशांति की संभावना हो, कहीं पर कोई व्यक्ति की उत्पात की संभावना हो, कहीं पर कोई दंगा फसाद की संभावना हो, तो आप 144 लगा सकते हैं। पर एक दिन आया है देश में, ये क्या अलोकतांत्रिक समय का काल देश में आया है कि 144 एक शाश्वत परंपरा बन गई है, स्थायी परंपरा बन गई है। सालों साल 144 चलती रहती है। और स्थिति यह है कि जो हमारा अधिकार है, एक नागरिक का अधिकार, कि हमको बोलने का, सभा का, अभिव्यक्ति का, आंदोलन का अधिकार है, आज जो अधिकार का प्रयोग करने के लिए हमको सरकार के तंत्र से मंजूरी लेना पड़ती है। हम जब पिछले बार यहाँ आने वाले थे तो अरविंद जी ने रात को 1 बजे हमको फोन किया कि डीएम साहब ने जो बड़ा सहयोग कर रहे थे, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बुला के कहा कि भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का, उस समय लॉकडाउन शब्द नहीं आया था, उन्होंने जनता कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि जनता कर्फ्यू बड़ा भ्रामक शब्द था, इसलिए कि जनता कर्फ्यू से हम समाजवादी लोग वाकिफ हैं। इस जनता कर्फ्यू शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल तो हुआ सुभाष सिंह जी को भी पता है, और पत्रकार भाइयों को सबको पता हुआ है कि जब गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था, जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के पहले, तब गुजरात के छात्रों नौजवानों ने जनता कर्फ्यू लगाया था। सरकार का ही था जनता के तरीके नहीं, हम काम ठप करेंगे। और उस दिन तो उल्टा हुआ था 22 मार्च को, कि काम बंद सरकार ने किया था, रेलगाड़ियां सरकार ने रोकी थी और नाम जनता का कर रहे थे। बताइए, सरकार जो है इतना भी साथ सरकार नहीं था कि मोदी जी का कर्फ्यू हम लगा रहे हैं, कभी नहीं, तुम्हारा कर्फ्यू है। ये भ्रम था। अरविंद जी का फोन आया कि नहीं अभी साहब कर्फ्यू लगने वाला है, ये रुक रहा है, बंद हो गया है, आपकी अनुमति को अब नहीं हो पाएगी। खैर मैं कहने के तो तात्पर्य था, जो बात मैं कहना चाह रहा था कि अपने इस समझ से अरविंद कुमार सिंह रोकते तो हम मान देता कि भाई इन्होंने रोक लिया, पर सरकार ने कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय महामारी काल था या महामारी की संभावनाएं थी, पर आज क्या हाल है? आज स्थिति है कि अगर दिल्ली में आपको प्रदर्शन करना हो, धरना करना हो, तो ऐसा लगता है कि कोई धरना करने वाला सबसे पहले तो भिखारी है कि जो अनुमति लेने के चक्कर काट रहा है कि साथ को मंजूरी मिल जाए। पर धरना करने वाला बंदी हो गया है कि एक चौक जंतर मंतर का गुस्सा है, उसको घेर दिया गया है और उसमें मशीनें लगाई गई हैं, यानी जो प्रदर्शन करने जाएगा उसको अंदर जाने के लिए पहले मशीन से जाके जांच करके जाना पड़ेगा। तो क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं? हमको याद है कि लोकतांत्रिक अधिकार किस प्रकार से घट रहे हैं। जयशंकर जी मौजूद हैं, हमारे समाजवादी परिवार के हैं, इनके पिताजी गुप्ता जी हम लोग के आदरणीय नेता थे। हम लोग सबसे पहले प्रदर्शन करने जाते थे तो बोट क्लब पे जाते थे, इंडिया गेट के पास। सारे हिंदुस्तान के प्रदर्शनकारी लोग वहां प्रदर्शन करते, धरना करते थे, कोई रोक नहीं थी। और इसे करते थे वहां पर इस बोट क्लब से इंडिया गेट के पास में हिंदुस्तान की तंत्र के बैठने के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। तो जनता की आवाज वो सत्ताधीशों के कान तक अगर पहुंचे ना पहुंचे तो उनके बंगलों के आवाज तक पहुंच जाए। इसलिए जो धरना प्रदर्शन होते थे, जुलूस जलसे होते थे, जिसमें लोहिया जाते थे, जयप्रकाश जाते थे, समाजवादी लोग जाते थे, राजनाथ जाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम लोग जाते थे, वो बोट क्लब पर इंडिया गेट के पास होते थे। इंडिया गेट के पास से हट करके उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद जंतर मंतर पहुंच गए, जंतर मंतर के बाद रामलीला पहुंच गए, और अब दिल्ली के मूल केंद्र से, दिल्ली का जो मूल केंद्र है वहां से लगभग 22 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। तो अगर हिंदुस्तान की या दुनिया की या राज्यों की सत्ता के लिए अपनी ही जनता से इतना भय है कि उनकी अहिंसक आवाज को भी वो नहीं सुनना चाहते हैं,
उनकी अहिंसक आवाज के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान कहता है कि हमारा मूल अधिकार है, हम विरोध कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं, संघर्ष से प्रतिकार कर सकते हैं। मैं हिंसक आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं। हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, उन्होंने लिखा कि सरकार को प्रतिबंध लगाने का काम करने के बाद सरकार क्रूर सरकार है, और अगर जनता कोई हिंसा करती है, लोग हिंसा करते हैं, तो वो भी क्रूरता है। लोहिया ने कहा इन दोनों से बचना चाहिए। न सरकार को हिंसक होना चाहिए, न सरकार को प्रतिबंधक होना चाहिए, और ना प्रदर्शनकारियों के लिए कोई हिंसक होना चाहिए या तोड़फोड़ वाला नहीं होना चाहिए। पर शांतिपूर्ण से करने, प्रदर्शन करने, अपनी बात को कहने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। उसके लिए भी आपको अनुमति से लेकर तमाम प्रकार के प्रतिबंध है। यानी प्रतिबंध से मुक्ति का जो कानून प्रावधान है, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले प्रतिबंध में जाना पड़ेगा। प्रतिबंध में जाएंगे तब हम प्रतिबंध में रह के मांग करेंगे। तो अगर जेल में बैठ के हमको मांग करना है कि कानून खत्म करो, काला कानून खत्म करो या फिर प्रतिबंध खत्म करो, तो फिर उस आजादी का मतलब क्या है? फिर उस लोकतंत्र का मतलब क्या बचा? तो जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में अगर मूल विचार नहीं है, सोच नहीं दोस्तों, तो फिर तानाशाही का विचार है। और तानाशाही कभी कभी प्रकट होकर आती है, कभी कभी धीमे धीमे भी आती है। तानाशाही के कई तरीके आने के होते हैं। कई बार तानाशाही लोकतंत्र की नकाब ओढ़ के भी आती है, और जो तानाशाही सीधी तानाशाही बन के आती है वो तो पहचानी जाती है। लोकतंत्र का नकाब ओढ़ के जो तानाशाही आती है वो बड़ी खतरनाक और ठग तानाशाही होती है। उसे पहचानना और जानना जरा कठिन होता है, और आज वो दौर दिख रहा है। प्रतिबंध, सब जगह प्रतिबंध है। किसी जमाने हम लोग सुनते थे कि राजा साहब निकले, महाराजा साहब की सवारी निकली, एक साल विकास बाद निकलती थी, तो सारी जनता को हुक्म जाता कि साहब कल राजा साहब निकलने वाले हैं, तो लोग खड़े हैं हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ साहब ठीक है आप निकल रहे हैं। आज तो रोज राजा साहब की सवारियां हैं। अगर आपके शहर में मंत्री जी आ जाए तो आधा कर्फ्यू लग जाएगा। एक जमाने में सड़कें सुरक्षित थी कि साथ सवर्ण के लिए है, अवर्ण के लिए है, वगैरह वगैरह। आजकल सड़कें सुरक्षित होती कि इस तरह का मुख्यमंत्री निकलेंगे तो यहां से प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री निकलेगा। जिस शहर में प्रधानमंत्री आ जाते हैं वहां 7-7 दिन तक पता नहीं पड़ता, कर्फ्यू लगा रहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अभी भगवान को प्यारे हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, अभी नहीं है दुनिया में। उनको किसी ने सलाह दी कि आप तिरुपति चले जाइए, तो वो तिरुपति दर्शन करने के लिए गए। तो 7 दिन पहले से वहां की पुलिस ने सारे जितने भी दर्शनार्थी थे सबको बाहर निकाल दिया, भगवान को कैद कर दिया। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी कि भाई ये बताइए डॉक्टर साहब कि भगवान आपके दर्शन करना चाह रहे थे कि आप भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे? 7 दिन से भगवान ताले में बंद है, दर्शालु बाहर फेंक दिए गए, कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसा भगवान बेचारा बताइए, इससे असहाय भगवान की आवश्यकता है। अब कुंभ भी परंपरा है और कुंभ विचार भी है। इलाहाबाद में संगम पे कुंभ हो रहा है, वो परंपरा है। पर आजमगढ़ में हरिवंश कला केंद्र में अरविंद कुमार सिंह का जो कुंभ हो रहा है, ये विचार कुंभ है। और परंपरा का कुंभ कई बार पुराना हो सकता है, जल भी हो सकता है, पर विचार का कुंभ तो बहती हुई गंगा है। तो असली गंगा कहाँ है? वहां तो प्रदूषित गंगा है, वहां तो थोड़ी गंदी हो गई गंगा है, गंगा मैली हो गई कहीं कहीं। पर ये विचार की गंगा जो है, ये गंगा तो सदैव प्रवाह होने वाली है। अगर मानवता को शुद्ध करेंगे तो विचार की जरूरत। तो जो बात पे क्या अर्थ है, तो वहां तिरुपति में भगवान क्या हो गए। जिस शहर में आ जाते हैं, एक बार मैं कानपुर में था, ये दयाशंकर जी हमारे साथी आए हैं, कानपुर के रहने वाले, हमारे साथ थे। तो उस दिन 2 महानुभाव लोग वहां पहुंच गए कानपुर में। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी वो आए, उनके कोई परिवार की शादी थी तो उसमें आए थे। और जब प्रधानमंत्री आए हैं तो एक शिष्टाचार कहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी पहुंची, मायावती जी पहुंच गए वहां। तो सारे कानपुर के लिए चारों ओर से घेर दिया गया। उस दिन बहुत बारातें थी, बड़ी लगन थी उस दिन, और गर्मी के दिन थे।
तो कानपुर की सीमा पर सारे दूल्हे जो हैं बेचारे खड़े थे, क्योंकि दूल्हा जब बन के आता है आदमी तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा चलती है, उसके लिए कोट वोट पहना देते हैं, गरीबी में कोट पहना देते हैं। कुछ नकल करते हैं कि साहब नवाब साहब की नकल है, राजा साहब के तौर पर शेरवानी भी पहनवा देते हैं। अब वो बेचारा दूल्हा की हालत खराब, 45-40 डिग्री का तापमान, दूल्हा बाहर खड़ा हुआ है और बेटियां जो है घर में इंतजार करने के दूल्हा आ जाए और दूल्हा वहां परेशानी का पुलिस जाने नहीं दे रही। तो हमने अटल जी को चिट्ठी लिखे थे जी, हम लोग के बड़े पुराने परिचित थे, हम लोग काफी समय साथ साथ में, हम जनसंघ में नहीं थे पर साथ साथ काम भी किए थे, परिचित थे। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से भी हूं कि जिसके जिंदाबाद का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लगाया है और नव भारत के छापा। तो हमने अटल जी को चिट्ठी लिखी कि आप कृपा करके भविष्य में किसी शादी बन जाए करो। ये जो चल पड़ा है वीडियो कॉन्फ्रेंस, इससे आशीर्वाद दे दो तो जनता तो बच जाए। आज लोगों के नागरिक अधिकारों में प्रतिबंध है, बोलने पर प्रतिबंध है, बोलने की आपके लिए अनुमति चाहिए, बोलने के लिए अनुमति चाहिए। अगर हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी जन्म लेने वाले बच्चे के लिए बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो बच्चा गूंगा हो जाएगा। अगर समाज में बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो समाज गूंगा हो जाएगा। उस गूंगा होने वाले समाज को बचाना कैसे दोस्तों? इसके खिलाफ बोलने का कैसे? जयशंकर जी किताब कर रहे हैं, उसमें सरकार की अघोषित तानाशाही की चर्चा करेंगे, पर मैं थोड़ा सा इससे बच के चलता हूं, उससे थोड़ा बचा लेता हूं। हमारे समाजवादी पे कई बार नाराज हो जाते हैं, हम इससे पूछते भी ये तो ठीक है कि सरकार तानाशाही की ओर जा रही है, प्रतिबंध लगा रही है, पर हमें रोका किसने? हमें किसने रोका है? ये तमाम लोग बोलते साहब ईडी का बड़ा खतरा है, तो हमने कहा भाई ईडी वालों को हमारे घर पहुंचाओ। कम से कम इतना तो होगा कि जो मीडिया हमको नहीं छापता, फोटो नहीं दिखाता टीवी के ऊपर, कभी ईडी के बहाने फोटो देख लेगा, आके देख लेगा भाई हमारे घर में क्या है। अगर आप ईडी से भयभीत थे तो कहीं आप भी चोर हैं, वरना आप क्यों भयभीत थे? नागरिक अधिकारों की बात वो कर सकता है जो पहले खुद नागरिक अधिकारों के लिए सम्मान करता हो। कानून की बात करने का नैतिक अधिकार हमको तब है हम खुद भी कानून की बात करते हो। संविधान की चर्चा करने का अधिकार हमको भी तब है जब संविधान को मानते हो। कौन सा मुकाबला, क्या है, क्या करने के? कौन सी सरकार रोक सकती है? उस समय सरकार ने घोषित रूप से रोका था तो लोग जेल गए थे, आप ऑफिसों में जेल जाओ। आज भी अगर हिंदुस्तान की तमाम जेलों में 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग पहुंच जाए तो बेशर्म से बेशर्म सरकार को भी झुकना पड़ेगा, वरना जनता निकाल के बाहर कर देगी। आज तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, मीडिया है, बोलते साहब मीडिया भी बिक गया है, तो बिक गया तो बिका क्यों? खरीदार तो है, मैंने मान लिया, खरीदार तो सरकारें पहले भी थी। अरे वही तो सरकारें थी जिनके जमाने में जो मीडिया था, मीडिया कब गरीब आदमी का था। जब पहली बार डॉक्टर लोहिया ने, विजय भाई, कलकत्ता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद में वहां पत्रकार वार्ता में कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का महासंघ बनना चाहिए, तो तमाम हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े अखबार हैं, अंग्रेजी के अखबार हैं, बांग्लादेश के बंगाली का अखबार है, उन्हें छापा एक पागल का पागलपन। जो व्यक्ति 50 साल 100 साल के बाद की कल्पना कर रहा था, जो भारत पाकिस्तान की समस्या का हल करने के इनका महासंघ बनाने की कल्पना कर रहा था, जो समस्या को हल कर देना चाहता था, आज उसके लिए दुनिया मान रही है। उसके बाद में फिर सार्क बना, सार्क का संगठन बना, पर अखबारों में तभी लिखा पड़ गया एक पागल का पागलपन। तो ठीक है, मीडिया तो जिनके जहां से आएगा, मीडिया का कहां से आता है? अगर मीडिया का जन्म पूंजीवाद के तिजोरी से होता है, कारपोरेट की तिजोरी से होता है, तो मीडिया जनता का नहीं हो सकता है। की चिंता क्यों करते हैं? बताइए हमको भाई। गाय के पेट से गधा तो पैदा नहीं हो सकता ना, और गधे के पेट से गाय नहीं पैदा हो सकती। तो अगर जो मीडिया है, मीडिया तिजोरियों से पैदा होगा, तो फिर मीडिया से बहुत बदलाव की उम्मीद मत करना। कभी कभी बदलाव को दिखाने काम किए जाएंगे, कभी कभी कारपोरेट मार होंगे, आपस में झगड़े होंगे,
एक लाइसेंस चाहिए, बिरला को एक चाहिए, टाटा को एक चाहिए, अडानी को एक चाहिए, अंबानी को झगड़े होंगे। उनके झगड़े में उनका मीडिया दूसरे खिलाफ लिखेगा और वो जनता का मीडिया नहीं होगा। जनता का मीडिया तो आपके यहाँ सार्क मीडिया थी, जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, छोटी छोटी समझ है, इनसे पैदा होगा। और हिंदुस्तान में अगर मीडिया को कोई वास्तव में कोई मीडिया हो सकता है तो मीडिया जनता का परिवार का मीडिया है। हमारे साथ गलती ये भी है कि हमने उस परिवार के मीडिया का काम खत्म कर दिया। आपातकाल था, 21 महीने हम लोग जेल में थे, प्रेस पर सेंसरशिप थी। कहां है जयप्रकाश, तुमको पता था क्या? आज तो नेता पैदा हो रहा है मीडिया से। मीडिया ने 10 दिन छापा तो नेता नेता हो गया, नहीं छापा तो नेता मर गया। पर 21 माह लगातार बगैर मीडिया के रहे लोग, जनता में रहे, पर जनता के मीडिया ने जिंदा रखा। जयप्रकाश रहे, जिसके आंदोलन से पार्टियां बदली, सरकारें बदली। लोहिया के खिलाफ छापता था एक जमाने का मीडिया, पर लोहिया रहे। गांधी के बारे में कितना लिखा जाता था इस मीडिया में, गांधी रहे। तो जिसके साथ जनता का मीडिया होगा उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप अखबार पर रोक लगा सकते हो, टीवी पर रोक लगा सकते हो, पैसा देना बंद कर सकते हो, विज्ञापन बंद कर सकते हो, पर घर में बेटे को बताने से कौन हत्या कर? महात्मा गांधी देश में पैदा हुए थे। घर में बेटे को अंग्रेजों से कौन रोक सकता है कि इसी धरती पर, आजम की धरती पर राहुल सांस्कृतिक पैदा हुए थे? कौन रोक सकता है कि यहाँ पर लोहिया काम करने के लिए आए थे, लोहिया ने विचार को पहचाया था? कौन रोक सकता है यहाँ पर बताने के लोगों के कि रुआमी की धरती है? दूसरे दोस्तों, अब उस मीडिया के विकल्प के रूप में अपने परिवार और संस्कार की मीडिया को शुरू करो। अगर मीडिया का कोई विकल्प हो सकता है तो मीडिया का विकल्प कारपोरेट मीडिया का विकल्प कारपोरेट मीडिया नहीं हो सकता है। अदानी के मीडिया का विकल्प कोई अंबानी मीडिया नहीं हो सकता है। वो तो व्यवस्था का खेल होगा आपको बुद्धू बनाने का। कभी नागराथ में जाओ, कभी स्थापनाथ में जाओ। अगर मीडिया का कोई विकल्प हो सकता है तो विकल्प केवल जनता का विकल्प, समाज परिवार का विकल्प, समाज का विकल्प तो सोचना पड़ेगा। और आज नागरिक अधिकार के सिर्फ केस पर सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र के नाम पर अगर तानाशाही आए, इस प्रकार के तरीके जैसे आज हो रहे हैं कि सब प्रतिबंध लगाए जाएंगे, रोक लगा दी जाएगी, बोलने नहीं जाएंगे, सुनाई दी जाएगी वगैरह वगैरह, तो उसका रास्ता क्या हो? ऐसा नहीं कि दुनिया में लोग लड़ नहीं रहे। एक छोटा जैसे सर्बिया, उस सर्बिया की घटना को आपको बता दूं। 1 नवंबर 2024, अभी उसके 3 महीने हुए, ये चौथा महीने चल रहा। 1 नवंबर 24 को वहां रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। वहां का एक गुंबद था स्टेशन पर, बोलते कैनोपी उनकी भाषा में, वो गिर गया और 15 लोग मर गए। तो रेलवे स्टेशन पर कैनोपी गिरी, क्यों गिरी? इनकी हत्याओं का, इनकी मौत की जवाबदार सरकार है, व्यवस्था है। इसको लेकर वहां की जनता ने आंदोलन शुरू किया और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लोगों ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री अकेला नहीं चलेगा। अभी 3 माह से आंदोलन चल रहा है, 10 करोड़ पे जनता सड़क पर बैठी हुई है और अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि तुम भी जवाबदार हो। अगर 15 की मौत पर एक देश की का प्रधानमंत्री हट सकता है, अगर 15 की मौत पर एक देश के राष्ट्रपति को हटने की परिस्थितियां बन सकती है, तो क्या लाखों की मौत पर हिंदुस्तान में स्थिति नहीं हो सकती? परंतु जनता में वो चेतना चाहिए, जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना चाहिए, अहिंसक प्रतिकार को करने की चेतना चाहिए। हम लोग नागरिक अधिकारों के बारे में सोचते हैं तो हमें फिर सिविल नाफरमानी पर सोचना पड़ेगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इसको गांधी ने दिया था, वो सिविल नाफरमानी का हथियार था, सत्याग्रह का हथियार था, सत्याग्रह का हथियार था। उस संस्कार का क्या मुकाबला हो सकता है? परंतु उस हथियार का प्रयोग करने वाले की अपनी शक्ति, अपनी नैतिक शक्ति होनी चाहिए। गांधी के जमाने में गोलियां चलती थी तो लोग सिरे पर गोली खाते थे, लाठियां खाते थे। समाजवादी आंदोलन के दिनों में, लोहिया के जमाने में हम लोग अगर जेल जाते थे, पिटते थे, पुलिस से तो बड़े खुश होते कि पुलिस ने लाठी चलाई है, ये कभी स्वागत होता था।
पर क्या वो शक्ति, नैतिक शक्ति आज आपने बची है, आज लोगों में बची है? लोकतंत्र के सारे खतरे मिट सकते हैं, घोषित या अघोषित तानाशाही को मिटाया जा सकता है, बशर्ते जनता लोकतंत्र को मरने मिटने को तैयार हो जाए। मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, पर लाख लोग, 50,000 लोग अगर सड़क पर बैठ जाएं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और नाटक का धरना प्रदर्शन करेंगे। आजकल आंदोलन को बदनाम करने का एक बड़ा तरीका निकल पड़ा है। आजकल आंदोलन भी पर्व बन गया है। अभी दीपावली आती है ना, तो फिर एक दिन सब बहनें घर में सफाई करवा लेती हैं कि भाई सफाई करो, घर जरा साफ कर दो। फिर दिवाली के दिन दिए जला लेते हैं, अगले दिन दिया उठा के फेंक देते हैं। गणेश जी का जन्म आता है तो लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश जी रख लेते हैं, कुछ दिन 2-4 दिन पूजा करते हैं। हमारे मराठी भाई जो हैं वो नारा लगाते हैं, दिन गणेश जी को डुबाने जाते हैं, उसमें फिर पानी में सराने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष जल्दी आ। तो आज तो भगाना होकर अगले वर्ष आना। अरे भाई, गणपति को घर में रख लो, क्यों भगाते उनके लिए? पर नहीं, 4 दिन काली जी की पूजा करो या 9 दिन काली जी की पूजा करो, उनको भी डुबाओ। तो इस मुल्क में प्रतिभाओं को स्थान भी देना और प्रतिभाओं को डुबाना, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। और मुल्क को बेहतर बनाना है तो प्रतिभाओं को डुबाओ मत। गणेश को दिमाग में स्थायी तौर पर रख लो, संस्कृति को दिमाग में स्थायी तौर पर रख लो, मिट्टी की संस्कृति को छोड़ो, दिमाग में साथ साथ संस्कृति को बिठा लो, ये देश बदल जाएगा। ये काम तो इसके लिए इंसान को बदलना पड़ेगा। तो सिविल लाफरमानी का मतलब क्या है? सिविल लाफरमानी का अर्थ क्या है? सिविल लाफरमानी का अर्थ है कि हम सरकार के गैर कानूनी कानून को नहीं मानेंगे। आपने 144 लगाई, गलत लगाई है, अपनी सुरक्षा के लिए लगाई है, जनता कहेगी नहीं, हम इसको नहीं मानते। आप लाठियां चलाइए, जेल भेजिए, कितनों को जेल भेजेंगे? अगर विचार के संस्कार हो तो उन्हें कौन बिठा सकता है? इसी उत्तर प्रदेश की घटना में सुनाता हूं। जयशंकर भाई, आप किताब भेजोगे उसमें लिखूंगा मैं, यहां गन्ने के रेट के सवाल को लेकर, वो पानी के सवाल को लेकर आंदोलन चला था। बाजू गोरखपुर है, जहां से हमारे समर रहे हैं, इनकी पत्नी आई है गोरखपुर। वहां आंदोलन में 2 लोग मारे गए, एक का नाम था चंद्रशेखर, एक का नाम था फेकू। दोनों गरीब लोग थे, गरीब परिवार के। लोहिया जेल में थे, छूटने के बाद लोहिया वहां से श्रद्धांजलि सभा करने के लिए गए, और वहां उनको चंद्रशेखर का बेटा और फेकू का बेटा मिला, उनकी पत्नी मिली। तो उनने पूछा उनसे, जिनके पिता की मौत हुई है 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, पुलिस की गोली से तो मारे गए हैं, उनसे लोहिया ने पूछा कि आजकल क्या करते हो तुम लोग? तो उन्हें सोशलिस्ट पार्टी काम करते हैं। पिता शहीद हो गया, पर बेटा कह रहा कि मैं सोशलिस्ट हूं, सोशलिस्ट रहूंगा। पिता मर गया पुलिस की गोली से, पर पत्नी बोल रही कि मैं सोशलिस्ट हूं, सोशलिस्ट रहूंगी। यह संस्कार जनतंत्र के, यह संस्कार लोकतंत्र के। जिधर हम लोग फैसला कर लेंगे, या तो लोकतंत्र रहेगा या हम मरेंगे, हम मारेंगे नहीं मरेंगे, उधर दुनिया की कोई ताकत लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकती, कोई तानाशाही खत्म नहीं कर सकती। और उस सिविल लाफरमानी को समझना पड़ेगा दोस्तों। वो सिविल लाफरमानी पर्व और के नहीं हो सकता कि आए फिर फोन किए कि जयशंकर भाई हमारा जरा फोटो का भेज देना। दिल्ली में रोज हमारे जयशंकर भाई की मुठभेड़ होती होगी इस अखबार से, अब तक सारा कम हो गया है। अब दोस्ती आ रही है, नहीं भेजे तो मुश्किल है, अब भेजे तो मुश्किल है। फोटो छप गई, एक नेताजी आए, वो उसके ऊपर चढ़ गए, वो क्या लगा रहता है बैरियर, फोटो खिंचवा ली। भाई बैरियर पर तुम चढ़ के फोटो खिंचवा लोगे तो क्या संसद का कानून बन जाएगा? बैरियर पर फोटो खिंचवा के चढ़े आओ तो क्या करोगे? अगर पुलिस उतार दे तो बोलते पुलिस ने अन्याय कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र जितना हमें जरूरी होता पुलिस वाले को जरूरी है। उस पुलिस के क्या दोष है? वहां सरकार बोलती है पेट की रोटी चाहिए, नौकरी करना है तो घुसने मत देना। या आप
जनतंत्र के नाम पर आके फोटो खिंचवाने के नाम पर उस सिपाही के ऊपर जुल्म करते हो। कोई समाजवादी, कोई सत्याग्रही, कोई सिविल नाफरमानी वाला पुलिस वाले को दुश्मन नहीं मानता है। हम तो उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं। हम तो होमगार्ड की लड़ाई में भी जेल में रहे और कई महीने जेल में, दिवाली भी हमने जेल में मनाई, क्योंकि वही तो गरीब का बेटा है ना। यह व्यवस्था है देश की। जिस एक भूखे के पेट में हाथ में बंदूक दी है, एक भूखे के पेट के लाचार कर दिया है। गरीब भूखा पेट वाला सोचता हमारा दुश्मन पुलिस वाला है, पुलिस वाला सोचता हमारा दुश्मन गरीब वाला है। गरीब गरीब को मारता है, व्यवस्था बची रहती है। इसे सिविल नाफरमानी रास्ता है दोस्तों। इस लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को जिंदा रखना है, बगैर खतरा हो या ना हो, पर लोकतंत्र की जो मूल आत्मा और भावना अगर उसको जिंदा रखना है तो फिर सिविल नाफरमानी का एक बात रास्ता है। उस सिविल नाफरमानी के रास्ते पर हमको चलने का सोचना पड़ेगा। आजकल कानून बनते हैं, पर जो कानून बनते हैं उन कानून के बारे में कोई सरकार कोई राय लेती, कोई फैसला करती। हम तो चाहते हैं कि ऐसा भी व्यवस्था होना चाहिए कि जो भी कानून बने जिसका व्यापक जनता के साथ रिश्ता होता हो। तनख्वाह बढ़ाने वाला भी नहीं कह रहा हूँ, सुविधाओं की नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे कानून जिनका संबंध देश की व्यापक जनता से होता हो, उन कानूनों के बारे में पहले जन्म से ग्रह होने चाहिए, फिर कानून बने। संसद में जो लोग बैठ जाते हैं हमारे नुमाइंदे बन करके, क्या वो नुमाइंदे आजाद हैं? आज अगर देश में कोई सबसे बड़ी गुलाम संस्था है तो माफ करना, वो संसद है। संसद उनकी गुलामी अलग है, इसलिए अलग है कि कहने को व्यवस्था का लोकतंत्र है, पर दलों में लोकतंत्र कहां है? सारे दलों के फैसले कौन करता है? आप यहाँ का नुमाइंदा कौन होगा, इसका फैसला कोई मतदाता करता है? इसका फैसला कोई पार्टी का कार्यकर्ता करता है? दिल्ली में बैठ के तमाम पार्टियों के 2-4 नेता होते हैं और अब तो नेता के साथ उनकी जमात के रूप में परिवार हो गया है। पहले पार्टी परिवार के समान होती थी, अब परिवार ही पार्टी बन गया है। पहले पार्टियां समाज की होती थी, अब जात समाज की पार्टियां बन गई हैं। लोकतंत्र को हम भी नष्ट कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की व्यवस्था के लिए ये लोकतंत्र को किसी भी प्रकार से पकड़ तौर से खत्म करने का एक रास्ता मिल रहा है तो इसलिए कि हमारी राजनीति बिगड़ी हुई है। राजनीति की लोकतंत्र नहीं है। अगर दलों में लोकतंत्र नहीं होगा तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? कौन बचाएगा? दलों में लोकतंत्र लाओ। जनता में 5 साल कौन लड़ता है और चुनाव में टिकट कौन पाता है? कोई 5 करोड़ रुपए वाला टिकट पाता है, कोई जात पात वाला पाता है, कोई रिश्तेदार पाता है। एक घर के 10-10 लोग संसद में विधानसभा पहुंच जाते हैं। तो ये संसद है कि कोई परिवार संसद है? संसद तो जनता की संसद होना चाहिए। इसलिए इस जनतंत्र को बचाना है तो सिविल नाफरमानी को जनता का रखना है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में तानाशाही आ सकती है, आने की संभावनाएं हो सकती हो रही हैं, परंतु इसका बचाने का रास्ता जनता की चेतना और सिविल नाफरमानी रास्ता होगा। हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि हम सब लोग मिलकर तय करें कि भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है, बचाना है। हिंदुस्तान के संविधान की चर्चा हम लोग करते हैं, संविधान को बचाना है तो फिर सिविल नाफरमानी का रास्ता, अहिंसक बदलाव का रास्ता, अहिंसक टकराव का रास्ता ये करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि हमको संचालक महोदय ने इशारा तो कर दिया 20 मिनट से 30 मिनट, फिर 30 से 40 मिनट, तो मेरे ख्याल से 30 मिनट हो गए। तो इसलिए अपनी बात साथ करते कोई सवाल पूछ रहा हूँ तो पूछ सकते हैं। हम सब एक बार आयुष को धन्यवाद देते हैं, अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको नमस्कार।